कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज से। यह जेल समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पर बनी है जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। इसके बाद हम फ्रैंक नाम के एक बेहद शातिर क्रिमिनल को देखते हैं जो इससे पहले भी कई जेलों से भाग चुका है। इसी वजह से उसे अब इस नामुमकिन जेल में भेजा गया है। जेल के अंदर आते ही गार्ड्स फ्रैंक के साथ बहुत सख्त बर्ताव करते हैं और उसे एक छोटे से सेल में बंद कर देते हैं। इस जेल का वार्डन बहुत ही क्रूर है और कैदियों को जानवरों की तरह समझता है। अगले दिन सुबह वार्डन फ्रैंक को अपने ऑफिस में बुलाता है और सीधी चेतावनी देता है कि यहाँ के नियम कभी मत तोड़ना। अल्काट्राज से आज तक कोई नहीं भाग सका है, इसलिए यहाँ से भागने का ख्याल अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। लेकिन वार्डन की इस धमकी का फ्रैंक पर कोई असर नहीं होता। वह खामोशी से वार्डन को घूरता रहता है और इसी बातचीत के दौरान फ्रैंक बड़ी चालाकी से वार्डन की टेबल से एक नेल कट्टर चुरा लेता है। वैसे तो यह बहुत छोटी चीज थी, पर फ्रैंक जानता था कि इस जेल में यह बहुत काम आ सकती है। अपने सेल में वापस आते ही वह उस नेल कट्टर को बाइबल के अंदर छुपा देता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ नाम का एक कैदी फ्रैंक को परेशान करने लगता है। फ्रैंक उसे पकड़कर बुरी तरह पीट देता है। इस बर्ताव से जेल में फ्रैंक की एक तगड़ी रेपुटेशन बन जाती है, जिसके बाद कोई भी उससे फालतू पंगे नहीं लेता। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन जाती है। वहां उसकी मुलाकात जेल के लाइब्रेरियन विक्टर से होती है। विक्टर भी उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दी थी और अपना मन किताबों में लगा लिया था। फ्रैंक और विक्टर दोनों को हिस्ट्री की किताबें बहुत पसंद थीं, जिससे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक से भी होती है। डॉक एक कमाल का आर्टिस्ट था और अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में लगाता था। डॉक का मानना था कि इस खतरनाक जेल में कोई भी पागल हो सकता है, पर उसकी पेंटिंग की आदत ने ही उसके दिमाग को अब तक ठीक रखा है। उसी शाम एक गार्ड फ्रैंक को कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताता है, जिसमें उसे हर घंटे के 15 सेंट्स मिलने वाले थे। पर फ्रैंक की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन जब सभी कैदी अपने सेल से बाहर थे, तभी वुल्फ एक बार फिर लौट कर आता है। लेकिन इस बार वुल्फ के हाथ में एक नुकीला हथियार था और वह सीधा फ्रैंक की जान लेना चाहता था। ऐन वक्त पर डॉक की नजर उस पर पड़ गई और उसने फ्रैंक को अलर्ट कर दिया। फ्रैंक ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और उसकी मदद से वुल्फ के हमले को रोक दिया। अब दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्से में वुल्फ ने एक गार्ड पर भी हमला कर दिया। लड़ाई के बाद दोनों को डी ब्लॉक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। यह जेल का वह हिस्सा था जहां कैदी को एक अंधेरे पिंजरे में अकेला रखा जाता था और कोई भी वहां नहीं जाना चाहता था। फ्रैंक को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में उसे यह सजा मिल रही थी। पूरे 2 हफ्ते उस पिंजरे में काटने के बाद जब फ्रैंक वापस अपने सेल में आया तो लिटमस ने अपने पालतू चूहे के जरिए उसे एक वेलकम नोट भेजा। वापस आने के बाद फ्रैंक की दोस्ती अपने पड़ोसी चार्ली से हो गई। चार्ली एक बड़ी चोरी के केस में वहां सजा काट रहा था। उसने फ्रैंक को बताया कि उसे बॉर्डर पार करके भागने का बहुत दुख है, क्योंकि उसी एक गलती ने उसके जुर्म को और बड़ा बना दिया। अगले दिन वार्डन ने बिना किसी को बताए जेल का मुआयना करने का फैसला किया। चेकिंग के दौरान उसे डॉक के सेल में अपनी एक पेंटिंग दिखाई दी। वह अपनी पावर का घमंड दिखाते हुए डॉक की बनाई सभी पेंटिंग्स को जेल से बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देता है। वार्डन के इस फैसले ने डॉक को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि डॉक सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही इस जेल में जिंदा था। दूसरे दिन काम के दौरान डॉक ने अपनी ही 3 उंगलियां काट लीं। यह वार्डन के खिलाफ उसकी एक खामोश बगावत थी। यह देखते ही गार्ड्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए मैसेज भेजा। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक चुपचाप खड़ा होकर डॉक को इस दर्द में तड़पते देख रहा था। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा था तो उसकी नजर एयर वेंट से निकल रही एक कॉकरोच पर पड़ी। उसे देखकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि शायद यह एयर वेंट बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। तभी विक्टर ने उसे बताया कि वार्डन ने डॉक की सारी पेंटिंग सिर्फ इसलिए बाहर फेंकवा दी क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी। अगले दिन खाना खाते वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से हुई। वे फ्रैंक को एक पुरानी जेल से पहचानते थे। बातों बातों में वे कहने लगे कि इस जेल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि यह चारों तरफ से पानी से घिरी है और अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन उनकी इस बातचीत ने फ्रैंक के दिमाग में एक नए प्लान का बीज बो दिया। फ्रैंक अब इतिहास रचना चाहता था और इस जेल से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने वार्डन के कमरे से चुराए हुए नेल कट्टर को निकाला और अपने सेल की ग्रिल के आसपास लगे सीमेंट को खुरचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे गार्ड्स के कदमों की आहट आती, वह नेल कट्टर को बाइबल में छुपा देता और उसे पढ़ने का नाटक करने लगता ताकि किसी को शक ना हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और ग्रिल के आसपास का सीमेंट कमजोर पड़ गया। उधर जेल में मुलाकात के वक्त विक्टर अपनी बेटी से बात करने में काफी हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बेटी काफी बड़ी हो चुकी थी। विक्टर को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत अफसोस था। वहीं दूसरी तरफ चार्ली को अपनी बीवी से पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत
बहुत खराब है और डॉक्टर के मुताबिक उनके पास अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हैं। इस बात ने चार्ली के मन में भी जेल से भागने की तड़प पैदा कर दी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना प्लान रखा। फ्रैंक ने समझाया कि समंदर के खारे पानी और नमी ने जेल की दीवारों को कमजोर कर दिया है। वे लोग सीमेंट को खुरच कर वेंटिलेशन ग्रिल्स को बाहर निकाल सकते हैं और वहां से आजादी का रास्ता ढूंढ सकते हैं। फ्रैंक का प्लान था कि वे उन्हीं ग्रिल्स के रास्ते पाइपलाइंस तक पहुंचेंगे और वहां से बाहर निकल जाएंगे। पर सवाल अभी भी वही था कि जेल से निकलने के बाद समंदर कैसे पार करेंगे। इस पर फ्रैंक ने बताया कि क्लेरेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है। वह वहां से धीरे धीरे रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता है। फ्रैंक ने सबको भरोसा दिलाया कि इन चीजों की मदद से वह लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बना सकता है। सबको यह प्लान पसंद आया और सबने मिलकर इस पर काम शुरू कर दिया। फ्रैंक रोजाना अपने सेल की दीवार खोदने में लगा रहता और चार्ली बाहर नजर रखता ताकि गार्ड्स को पता न चले। काम तो हो रहा था, पर नेल कटर बहुत छोटा और बिना धार का था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समय और मेहनत लग रही थी। जोर लगाने के चक्कर में फ्रैंक के हाथों पर काफी चोटें भी आ गईं। अगली सुबह उसने सबको बताया कि उन्हें किसी बड़े और मजबूत औजार की जरूरत है। तभी फ्रैंक का दिमाग चला और उसकी नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने तुरंत चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर दिया और गार्ड से उसकी शिकायत की। बाकी साथियों ने भी उसका साथ दिया और गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ और उसने चम्मच बदलने की इजाजत दे दी। जैसे ही वे लोग फ्रंट डेस्क पर गए तो जॉन ने गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया और इसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने चुपके से एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी जेब में डाल ली। लेकिन फ्रैंक के लिए इतना काफी नहीं था। उसने लिटमस से सौदा किया और अपने हिस्से की 20 दिन की मिठाई के बदले में बाकी जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया। इसके बाद फ्रैंक ने उस चम्मच को पिघलाकर नेल कट्टर और एक सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बनाया जो दीवार खोदने में नेल कट्टर से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुआ। अपने प्लान को और पक्का करने के लिए चार्ली ने ग्रिल्स जैसी दिखने वाली नकली जालियां तैयार की ताकि भागते वक्त उन्हें असली ग्रिल की जगह लगाया जा सके और गार्ड्स को कुछ भी शक न हो। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाकर रास्ता देखने का फैसला किया। उसने अपनी जगह बिस्तर पर नकली खोपड़ी रखी और नकली ग्रिल लगाकर पाइपलाइन में घुस गया। ऊपर पहुंचने के बाद उसे एक भारी लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन वह अकेला उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक उसी वक्त एक गार्ड सेल्स का राउंड मार रहा था। जब वह फ्रैंक के सेल के पास पहुंचा तो उसे कुछ अजीब तो लगा, पर खुशकिस्मती से वे लोग किसी तरह बच गए। इस हादसे के बाद उन्हें समझ आ गया कि प्लान में कुछ बदलाव करने होंगे। अगली सुबह जब फ्रैंक और चार्ली इस बारे में बात कर रहे थे, तब तक जॉन और क्लेरेंस ने भी अपनी अपनी नकली खोपड़ियां तैयार कर ली थी। अब सबने मिलकर इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी रात जॉन और चार्ली दोबारा उस लोहे के दरवाजे के पास गए। एक दूसरे की मदद से वे दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब रहे। उसे करीब से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस दरवाजे को काटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी ताकतवर औजार की जरूरत थी। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी। उसे देखते ही चार्ली को लगा कि इसकी मोटर उनके काम आ सकती है। उसने तुरंत अपने हिस्से की सारी मिठाई के बदले लिटमस से उस पंखे का सौदा कर लिया। पंखे को क्लास से बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छिपा दिया और बड़ी आसानी से बाहर निकल आया। वह पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ लगा, उसने तुरंत उसकी मोटर का इस्तेमाल करके एक नया औजार बना लिया। इसके बाद वे लोग दोबारा उस लोहे के दरवाजे पर गए और इस बार अपने इस नए औजार की मदद से उन्होंने उस मजबूत दरवाजे को काट दिया। लेकिन दरवाजा काटते वक्त शोर काफी हुआ था, जिसकी आवाज गार्ड्स तक पहुंची भी, पर उन्होंने इसे मामूली आवाज समझकर नजरअंदाज कर दिया। इधर फ्रैंक और उसके साथियों का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका था। उन्होंने फैसला किया कि मंगलवार की रात को वे इस नर्क से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। लेकिन मंगलवार की सुबह नाश्ते के वक्त एक नया पंगा खड़ा हो गया। फ्रैंक ने डॉग की याद में टेबल पर एक फूल रख दिया था। जैसे ही वार्डन की नजर उस पर पड़ी, उसने फ्रैंक को जेल के नियम याद दिलाते हुए उस फूल को अपने जूतों से कुचल दिया। वार्डन की इस घटिया हरकत पर लिटमस को इतना गुस्सा आया कि वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वार्डन ने अचानक फ्रैंक के सेल की तलाशी ली, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। इससे चिढ़कर वार्डन ने चार्ली और फ्रैंक का सेल बदलने का आदेश दे दिया। यानी अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ यही एक रात बची थी। उधर वुल्फ भी सॉलिटरी से बाहर आ चुका था और दोबारा फ्रैंक पर हमला करने ही वाला था कि विक्टर ने उसे बीच में ही दबोच लिया। उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने तय किया कि वे सब पाइपलाइन में मिलेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर चार्ली बुरी तरह घबरा गया और उसने भागने से मना कर दिया। बाकी तीनों अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ गए
और चार्ली बेबसी से अपनी आजादी का सपना टूटते हुए देखता रह गया। उधर उस लोहे के दरवाजे को पार करके फ्रैंक और बाकी लोग छत तक पहुंच गए, जहां उन्हें तेज सर्च लाइट से खुद को बचाना था। इधर चार्ली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी भागने की ठानी। वह पूरी रफ्तार से पाइपलाइन के रास्ते उस दरवाजे तक पहुंचा, पर अब वह अकेला उसे पार नहीं कर सकता था। चार्ली ने अपने डर की वजह से आजादी का इकलौता मौका गंवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ सर्च लाइट से बचते बचाते फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने पक्का किया कि आसपास कोई नहीं है और फिर चुपचाप दीवार लांघकर जेल की सरहद से बाहर निकल आए। अब वे तीनों कैदी एक सुनसान रोड को पार करते हुए सीधे समंदर के किनारे जा पहुंचे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अब एक एक सेकंड कीमती है, इसलिए बिना कोई शोर किए वे तेजी से अपना काम करने लगे। उन्होंने रेनकोट से बनी उस जुगाड़ू नाव में हवा भरनी शुरू की। हालांकि मुंह से हवा भरकर नाव तैयार करना नामुमकिन सा काम था, पर अपनी आजादी के लिए उन तीनों ने यह कर दिखाया। कुछ ही देर में वे अल्काट्राज की सरहद को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर समंदर की लहरों में उतर गए। अगली सुबह जब गार्ड्स रोजाना की तरह राउंड पर आए तो शुरुआत में उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। उन्होंने देखा कि फ्रैंक अब तक सो रहा है, लेकिन जब काफी देर तक उसने कोई हरकत नहीं की तो एक गार्ड ने जैसे ही उसके चेहरे से चादर हटाई, उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर फ्रैंक नहीं बल्कि उसका बनाया हुआ वह नकली सिर रखा था। देखते ही देखते पूरी जेल में अलार्म गूंज उठा और यह खबर फैल गई कि अल्काट्राज का सुरक्षा घेरा टूट चुका है। जल्द ही पता चला कि फ्रैंक के साथ जॉन और क्लेरेंस भी गायब हैं। पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई और तीनों की तलाश में नावें और हेलीकॉप्टर लगा दिए गए। समंदर का चप्पा चप्पा छाना गया, लेकिन फ्रैंक और उसके साथियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ पुलिस वालों का कहना था कि वे समंदर की लहरों में डूबकर मर गए होंगे, पर वार्डन अंदर ही अंदर जानता था कि वे तीनों उसे चकमा देकर भागने में कामयाब हो चुके हैं। वार्डन के सामने अब जेल की साख बचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए दुनिया की नजरों में उसने उन तीनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन हकीकत में वार्डन की इस बात पर किसी को यकीन नहीं था। इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।